हाय एवरीवन। आज जो भी बातें मैं आपसे करूँगा आप उसको ये मत सोचना कि आपका कोई मेंटोर, कोई गाइड या फिर कोई टीचर बोल रहा है। आप उसको ऐसे लेना कि आपसे कोई आपका बड़ा भाई बात कर रहा है। नाउ कल यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का रिज़ल्ट आया। आपने जब अपना नाम सर्च किया होगा तो कोई रिज़ल्ट वहाँ पे आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि वहाँ आपका नाम था ही नहीं। नाउ देखो, सबसे पहली बात, यू आर नॉट फेल्ड। आप फेल नहीं हुए हो, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है। बहुत छोटी बात लगती है, लगता है एक ही बात तो है, आपका वो फेल हुए हो या फिर क्वालिफाई नहीं हुआ है, बट फ़र्क पड़ता है इससे। जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा आता है जब आपको कोई फेलियर बोलता है तो। सो एक एग्ज़ाम है ये, कुछ लोग क्वालिफाई किए हैं, कुछ लोग क्वालिफाई नहीं किए हैं। ये पहला स्टेज है। इसके बाद मेंस में भी जाके कुछ लोग बाहर होंगे, उसके बाद इंटरव्यू दे के भी कुछ लोग बाहर होंगे। सो एग्ज़ाम क्वालिफाई आपका नहीं हुआ है, बट यू आर नॉट अ फेलियर। चलो मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आई वॉज़ ऑलमोस्ट अ टॉपर थ्रू आउट माई अकेडमिक्स। मेरा अकेडमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। आई हैव डन माई बी टेक फ्रॉम IIT दिल्ली इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 108 इन IIT AIEEE में, जिससे NIT मिलता है। वहाँ पे मेरी रैंक 28 थी। UPTU, जिससे यूपी के टॉप कॉलेज मिलते हैं, यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, वहाँ मेरी रैंक 15 थी। IIT दिल्ली में थ्रू आउट मेरा 8.5 प्लस CGPA रहा है। आई रिप्रेजेंटेड IIT दिल्ली इन नासा। हमारी टीम नासा गई थी एंड वी सिक्योर्ड, वी बैग्ड सेकंड पोजीशन। हमारा एक प्रोजेक्ट था एयरक्राफ्ट में ग्रीन फ्यूल को लेके, उसको सेकंड रैंक मिली थी। आई हैव डन माई इंटर्नशिप फ्रॉम HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। इसके बाद आफ्टर बीटेक आई सिक्योर्ड मोर देन 99 परसेंटाइल इन कैट एग्ज़ाम। काफ़ी IIM से मुझे ऑफ़र लेटर आए थे, बट इन सारे क्वालिफ़िकेशन के बाद, इन सारे अचीवमेंट के बाद भी आई वॉज़ नॉट एबल टू क्वालिफ़ाई UPSC। मैंने UPSC का 3 अटैम्प्ट दिया है और तीनों अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हुआ हूँ। इनफैक्ट एक बार फाइनल लिस्ट में मेरा 4-5 मार्क्स से रुक गया था। सो एम आई अ फेलियर? बिल्कुल भी नहीं। डू आई कंसिडर माई सेल्फ अ फेलियर? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको भी खुद को फेलियर कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, ये प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है, कुछ कट ऑफ रहती है, जिस कट ऑफ तक आप नहीं पहुंच पाए हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जो वहाँ तक पहुँच गए हैं उनका सिलेक्शन हो गया है, वो नेक्स्ट स्टेज में चले गए हैं। दैट्स इट। ये आपकी कैपेबिलिटी को डिफ़ाइन बिल्कुल भी नहीं करता है। एंड आई टेल यू वाई, कि इस बार का जो रिज़ल्ट है ना, इट वॉज़ वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी। आई वॉज़ लिटरली हार्ट ब्रोकन जब मैंने आपके मैसेज पढ़े। आपका जो फेथ था, आपका जो होप था, उसको जो शैटर होते हुए देखा है। आपके साथ कल मैं रोया हूँ। बहुत लोगों को पता होगा कि जिनसे मेरी बात हुई है, बिकॉज़ आई कैन फ़ील कि जब आप इतना होप लगाते हो, आप इतनी मेहनत करते हो और सारी मेहनत एक पल में, एक सेकंड में ख़त्म हो जाती है। एंड दैट टू कि हमको पता नहीं होता है कि यार गलती कहाँ हुई है या फिर हम क्या इम्प्रूव करें, कहाँ पे हम और अच्छा कर सकते थे। ये बिना जाने आपको लाइन से, आपको रेस से बाहर कर दिया जाता है, तो वर्ड नहीं होता आपके पास कि आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करो। ना देखो, इस एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे बस में होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनकंट्रोलेबल्स होती हैं। एंड सैडली जो प्रीलिम्स का पार्ट है, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन ऐसा है जो अनकंट्रोलेबल है। बहुत चीज़ वहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। हम सबको पहले से पता है कि 7-8 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनमें से 14-15 हज़ार बच्चों का प्री में सिलेक्शन होगा। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे बाहर हो जाएंगे। उसके बावजूद भी आप इस प्रोसेस में आते हो, आप एग्ज़ाम देते हो, आप अपना पूरा यूथ देते हो, अपना करियर लगाते हो इस पे, क्योंकि कहीं न कहीं एक ट्रस्ट फैक्टर होता है कि हम मेहनत करेंगे तो चीज़ें हमारे फ़ेवर में होंगी, चीज़ें हमारे पक्ष में होंगी। बट दिस टाइम जो रिज़ल्ट आया है, इट हैज़ लिटरली ब्रोकन मी। मैंने पिछले 5-6 सालों में बहुत लोगों का रिज़ल्ट देखा है, फ्रॉम नॉट क्वालिफाइंग प्री टू गेटिंग रैंक इन फाइनल PDF। ये पूरा स्पेक्ट्रम मैंने नोटिस किया है, ये पूरा स्पेक्ट्रम मैंने एक्सपीरियंस किया है। बट इस बार कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, जो सही बैठ नहीं रही हैं। मैं कल पूरी रात सोया नहीं हूँ। ऑलमोस्ट 600-700 लोगों से मेरी बात हुई है, बहुत से मैसेज आए, बहुत से DMs आए, बहुत लोगों से कॉल पे बात हुई है। सब लोग कट ऑफ निकालते हैं, सब लोग आंसर की निकालते हैं। आंसर की जो UPSC का रहता है, आंसर की जो कोचिंग का रहता है, वेरिएशन होता है। बट
इस बार बहुत लोग ऐसे हैं जिनका 95 96 आ रहा है, सी सेट बहुत आराम से क्वालिफाई कर रहे हैं, 80s में मार्क्स आ रहा है, 90s में मार्क्स आ रहा है, फिर भी उनका पीडीएफ में नाम नहीं है। आई डोंट नो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। यूपीएससी का प्रोसेस ओपेक था, यूपीएससी का प्रोसेस वेग था, बट जब वेगनेस इतनी ज़्यादा होने लगे कि ये बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन चला जाए, आप इसको कॉम्प्रिहेंड ना कर पाओ, देन इट्स बिगनिंग टू फील अनफेयर। नाउ ये क्यों हुआ है, क्या मुझे लगता है या तो जीएस और सीसेट के की में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं, क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। ना देखो हम ना यूपीएससी ने पिछले 2-3 बार से क्वेश्चन ड्रॉप किया है, क्वेश्चन डिलीट किया है, और ये चीज़ इतना कॉमन हो गया है ना कि हम सब इसको एक नॉर्म्स मान लिए हैं कि चलो डिलीट हो गया होगा, चलो ड्रॉप हो गया होगा। कल भी मैंने देखा काफ़ी लोग टेलीग्राम पे बोल रहे थे, या फिर मेरे डीएम में भी काफ़ी मैसेज आया कि हो सकता है सर कुछ क्वेश्चन ड्रॉप हुआ हो, कुछ क्वेश्चन डिलीट हुआ। चलो मान लेते हैं क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है या फिर डिलीट हुआ है, बट क्या ये नॉर्म बन गया है कि चलो क्वेश्चन ड्रॉप ही हो जाएगा, क्वेश्चन डिलीट ही हो जाएगा? इससे कितना फ़र्क पड़ता है उनको जो बॉर्डर पे होते हैं, शायद किसी को रियलाइज़ नहीं होता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इससे। एंड बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बॉर्डर पे मार्क्स होता है, बॉर्डर पे प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं एंड सिंगल डिजिट में, डबल डिजिट में रैंक लाते हैं। तो क्वेश्चन ड्रॉप करना, क्वेश्चन डिलीट करना, ये यूपीएससी का नॉर्म्स कब से बन गया है और बहुत ईज़िली लोग इसको एक्सेप्ट कर लिए हैं। दूसरी बात रही सी सेट की। आई वुड से ना कि सी सेट इज़ नाउ एक्टिंग एज अ बैकडोर कट ऑफ। जीएस में आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उससे ज़्यादा फ़र्क इस पे पड़ता है कि आप सी सेट में क्या कर रहे हो। और सी सेट में इस बार का पैसेज आप देखोगे बहुत एम्बिगुअस है, बहुत वेग पैसेज है। एक बार आप जीएस में खोज सकते हो, जीएस में आप बता सकते हो किसका सोर्स ये है, उसका सोर्स ये है, बट सी सेट के जो कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज होते हैं वहाँ पे तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, जो यूपीएससी बोल दिया है वो बोल दिया है। जीएस में फिर भी आप ये बता सकते हो कि इस सोर्स से आया है या फिर ये सोर्स यूपीएससी ने गलत दिया है, एक डिबेट चलती है। बट सी सेट में या फिर कॉम्प्रिहेंशन में हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, जो यूपीएससी ने बोल दिया वही पत्थर की लकीर हो गई है। एंड इसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो है रिप्रेजेंटेशन का। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती एंड ये क्या लॉजिक लगा हुआ है यूपीएससी में कि बिना आंसर की निकाले यूपीएससी रिप्रेजेंटेशन मांगती है। किस बेसिस पे हम रिप्रेजेंटेशन दें जब हमको यही नहीं पता है कि यूपीएससी कौन सा आंसर चूज़ करने वाली है। यूपीएससी ना प्रोविजनल आंसर की निकालती है, ना फाइनल आंसर की निकालती है, तो हम किस बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन दें। लास्ट ईयर भी बजट का क्वेश्चन जो था यूपीएससी ने उसको गलत मार्क कर दिया था, हज़ारों लोग उससे बाहर हो गए होंगे। इसके बाद आप बात करो जैसे स्टेट पीसेस में होता है, स्टेट पीसेस में क्या है कि एग्ज़ाम होता है, प्रोविजनल आंसर की आती है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन मांगा जाता है, फिर जो फाइनल आंसर की होती है उस पर देखा जाता है क्या सही है क्या गलत है। बट यूपीएससी ने बिल्कुल अलग पाथ अपनाया है, बिना आंसर की निकाले यूपीएससी रिप्रेजेंटेशन मांगती है कि आपको किस क्वेश्चन पे डाउट है, किस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्ट करना चाहते हो। जब हमको यही नहीं पता है कि यूपीएससी किस क्वेश्चन का क्या आंसर देने वाली है, तो हम किस बेसिस पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे। और जब से रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट आया है, प्रोसेस आया है, तब से यूपीएससी की जो वेगनेस है आंसर की को लेके, यूपीएससी का जो क्वेश्चन ड्रॉप करने का तरीका है, यूपीएससी का जो क्वेश्चन डिलीट करने का तरीका है, वो बढ़ता ही जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा यूपीएससी किस हिसाब से आंसर की प्रिपेयर कर रही है, किस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन ले रही है। अब तक यूपीएससी में बहुत कुछ हुआ है और बच्चे आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। दे आर नॉट आस्किंग कि आप सीट बढ़ा दो, दे आर नॉट आस्किंग कि मेंस में कैसे कॉपी चेक होती है, किस पैरामीटर पे चेक होती है, आप उस पर ट्रांसपेरेंसी लाओ। दे आर नॉट आस्किंग कि इंटरव्यू में आप मार्क्स किस बेसिस पे अलॉट करते हो। दे आर नॉट आस्किंग एनीथिंग। द लीस्ट दे डिज़र्व इज़ दी आंसर की। कम से कम बच्चे टाइम से आंसर की डिज़र्व करते हैं, सो दैट उनको ये पता चले कि क्या गलतियाँ हुई हैं, किस पॉइंट से उनको तैयारी करना है, किस डायरेक्शन में उनको जाना है। उनका पूरा साल सिर्फ सेल्फ डाउट में ना जाए। जो बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, जो बच्चे दिन रात अपना एक कर देते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, कम से कम वो इतनी ट्रांसपेरेंसी तो डिज़र्व करते हैं आयोग से। आई रियली होप कि यूपीएससी कुछ इस पे करे, बिकॉज इट्स हाई टाइम। बहुत लोग का करियर, बहुत लोग की लाइफ दाव पे लगी रहती है। यूपीएससी के लिए सिर्फ ये एक रोल नंबर होता है, बट किसी के लिए ये पूरी लाइफ होती है। और पीडीएफ में जब आपको अपना रोल नंबर नहीं मिलता है तो लाखों ड्रीम शैटर हो जाते हैं। कई सालों की मेहनत को सिर्फ सिर्फ जाते हुए देख पाते हैं। इसलिए मैंने पहले बोला था ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, खासकर प्रीलिम्स में बहुत पार्ट ऐसा हो जाता है जो अनकंट्रोलेबल होता है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। बट
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको कंट्रोल करना है, जो आप कंट्रोल कर सकते हो, और चाहे इस बार हो या फिर अगली बार हो, उस पे आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर आप इस साइकिल में हो, इस फील्ड में हो, एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना चाहते हो, एग्ज़ाम में आगे बढ़ना चाहते हो, तो जो गलतियाँ हुई हैं, जो मिस्टेक हुए हैं, जो लूप होल हैं आपकी प्रिपरेशन में, उनको आपको प्लग इन करना ही पड़ेगा। कोई और चांस है ही नहीं। चलो एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि कट ऑफ मान लो 95 गई। वर्स्ट के सिनेरियो में चलो इंडिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड एग्ज़ाम देने पहुंच गए, कट ऑफ 95 चली गई, आपका 78 आ रहा था, आपका 80 आ रहा था। डैट मीन्स कि आप 10 15 20 मार्क्स से पीछे रह गए। वो 10 15 20 मार्क्स का जो गैप है ना, आपको कवर करना पड़ेगा। 15-20 मार्क्स का गैप आपको लेके ही चलना पड़ेगा। बहुत लोग ऐसे हैं ना जिनका क्वालिफ़ाई हुआ है, बहुत लोग ऐसे होंगे। इनफैक्ट मेरी भी बात हो रही थी कल, एक IRTS है, उनका सिलेक्शन हुआ, एक IRS है, इनफैक्ट मयंक उनका नाम है। उनका ये लास्ट अटैम्प्ट है, अभी लास्ट ईयर ही उनको IRS मिला है, और बहुत कम टाइम मिला था उनको रिज़ल्ट और प्रीलिम्स के बीच में। उसके बाद भी उनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, वो मेंस दे रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो इस गैप को फुलफ़िल कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कुछ भी करके पास हो रहे हैं। कट ऑफ चाहे कितनी भी जा रही है, वो लोग आगे निकल रहे हैं। तो हमको उसी रेंज में आना है। हमको अब इस बेसिस पे नहीं रहना है कि यार बॉर्डर पे रहें, बॉर्डर पे होवर करते रहें कि थोड़ा-सा ऊपर नीचे आए तो हम पीछे हो जाएँ। वो दिमाग में लेके ही नहीं चलना है, उस तरीके से हमको प्रिपरेशन ही नहीं करनी है कि हम बॉर्डर पे रहें। एटलीस्ट 15-20 मार्क्स हमारा ज़्यादा ही रहेगा। इनफैक्ट आई वुड से कि आप IFOS को टारगेट करोगे, IFOS के कट ऑफ को टारगेट करोगे, तब जाके आपका CSC का टारगेट क्लियर होगा। जैसा ट्रेंड रहा है, जैसा कट ऑफ का ट्रेंड दिख रहा है, उस हिसाब से आपको इतना मार्जिन लेके ही चलना पड़ेगा। 120 प्लस वाले भी हैं काफ़ी जो स्कोर किए हैं, 110 प्लस वाले भी हैं काफ़ी जो स्कोर किए हैं। आपको उसी रेंज में रहना पड़ेगा। और जो ये टाइम है ना, अभी जून चल रहा है और मान लो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, तो बहुत कम समय है। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपका टाइम निकल गया, और हार्डवर्क करते करते आपको समझ में भी नहीं आएगा कैसे पूरा 1 साल बीत गया है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस बार प्रीलिम्स कितने लोग क्वालिफ़ाई किए हैं? 14,000 लोग, ऑलमोस्ट 14,000। 14,000 में से फाइनल सिलेक्शन कितने का होगा? 979। दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट 13,000 लोग जो हैं वो बाहर होंगे। कुछ लोग अभी मेंस में बाहर होंगे, कुछ लोग इंटरव्यू में बाहर होंगे। ये 13,000 लोग नेक्स्ट प्रीलिम्स देंगे। उसके बाद जो ये 979 लोग जिनका सिलेक्शन हुआ होगा, उनमें से जिनको IAS मिला होगा, जिनको IFS मिला होगा, उनको छोड़ के बाकी सभी लोग फिर से एग्ज़ाम देंगे। कुछ लोग हो सकता है ना दें, बट मेजॉरिटी ऑफ जनता देती है अपना रैंक इम्प्रूव करने के लिए। तो 979 में भी ऑलमोस्ट 780, 790, 750 लोग फिर से एग्ज़ाम देंगे। दैट मीन्स कि जितने लोग प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, जितने लोग का भी सिलेक्शन हुआ है, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे होंगे जो अगले साल फिर से आपको कंपटीशन बनेंगे। तो यहाँ पे आप ये देखो ना कि कितने लोग ऐसे हैं जिनसे आप रेस कर रहे हो। जो ये 14,000 लोग क्वालिफ़ाई किए हैं, ये आगे के 70-75 दिन मेंस का पढ़ेंगे। और यहाँ पे ना आपके पास मौका है कि आप रिफ़्लेक्ट करो एंड देन रीस्टार्ट करो। देखो, रिफ़्लेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि कोई बोल दे कि मेंस प्री साथ में होता है तो आप बस उठ जाओ और आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको नेचर समझना होगा एग्ज़ाम का। ख़ासकर जब हम प्री और मेंस की बात करते हैं, तो इन दोनों का नेचर कैसे डिफरेंट है। देखो, कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कंटिन्यूअसली प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, प्री उनका क्लियर नहीं होता है। उनको ये समझना होगा कि जो प्रीलिम्स की अप्रोच है बहुत अलग है एज़ कम्पेयर टू मेंस। आई नो कि हर दूसरा आदमी आपसे यही बोलता है कि आपको इंटीग्रेटेड पढ़ाई करनी है, आपको प्री और मेंस को साथ में लेके चलना है। बिल्कुल साथ में लेके चलना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि हम पॉलिटी की बात करते हैं। आप पॉलिटी में आंसर राइटिंग करोगे, आंसर राइटिंग करते वक्त आपको आर्टिकल पता होने चाहिए, आंसर राइटिंग करते वक्त आपके पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होने चाहिए, आंसर राइटिंग करते वक्त आपके पास कमिटीज़ के नाम होने चाहिए, ARC की रिकमेंडेशंस होनी चाहिए। और यही सारी चीज़ें जो है ना, यही सारे वैल्यूएशन पार्ट्स जो हैं, वो प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बन के आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई इंटीग्रेटेड हो रही है, बट दोनों का कुछ बहुत अलग है। आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हो, वहाँ पे पढ़ने का अप्रोच, वहाँ पे किसी क्वेश्चन को देखने का तरीका जो होता है बहुत अलग होता है, आपका पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है एज़ कम्पेयर टू मेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल हम IR की बात करते हैं, तो जो IR के क्वेश्चन मेंस में आते हैं वो बहुत अलग होते हैं उनसे जो प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं। इनफैक्ट आई वुड से कि प्रीलिम्स में जो मैपिंग पार्ट है, स्टार्ट ट्रीटिंग मैपिंग एज अ सिंगल सब्जेक्ट, एज अ स्टैंड अलोन सब्जेक्ट। इसको अब आप ज्योग्राफी में IR में इंक्लूड मत करो। मैपिंग खुद में ही एक सब्जेक्ट है। स्टैटिक मैपिंग हो गया प्लस करंट अफेयर की मैपिंग हो गई,
चाहे हम ज्योग्राफी की बात करें, हम आईआर की बात करें, हम एनवायरनमेंट की बात करें, जहाँ भी आपको मैप मिलता है तो मैप को अगले साल से मैप को अब से एक अलग सब्जेक्ट मान के तैयारी करो। करंट अफेयर की हम बात करते हैं, जो करंट अफेयर प्रीलिम्स में आता है, जो करंट अफेयर मेंस में आता है, यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है। देखो प्रीलिम्स में ना हमको पता है कि एनालिसिस पार्ट नहीं पूछता है, बट जब भी एनालिसिस पार्ट होता है तो कहीं ना कहीं कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं वहाँ पे ना जो प्रीलिम्स से पूछ लिए जाते हैं। जैसे इस बार जो पीएम सोलर स्कीम आया था वो काफ़ी न्यूज़ में था। जब बजट अनाउंस हुआ था तो काफ़ी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोरोइंग की बात हो रही थी। सो जब भी हम एनालिसिस पार्ट पढ़ते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ कीवर्ड होते हैं जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। दैट इज़ वाई करंट अफेयर आप कहीं से भी पढ़ो, चाहे आप पीटी पढ़ो, चाहे आप XYZ कोई मैगज़ीन पढ़ो, बट न्यूज़पेपर की ना जो हेडलाइंस है, न्यूज़पेपर का जो मेजर आर्टिकल्स है उनको आप देख लिया करो। हियर व्हाट आई विल डू कि मैं एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल बना दूंगा और वहाँ पे सिर्फ मैं न्यूज़पेपर की कटिंग पोस्ट करूँगा। जो इम्पोर्टेंट कटिंग मुझे लगेगी, चाहे डेली भी हो सकती है, चाहे वीकली भी हो सकती है, क्योंकि हर दिन इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं आती है। एंड आई नो कि मैं कितना भी बोल लूँ आप लोग न्यूज़पेपर को उस तरीके से नहीं पढ़ोगे, और उस तरीके से पढ़ना ज़रूरी भी नहीं है कि आप न्यूज़पेपर को लेकर 2 घंटे बैठो, 3 घंटे बैठो। सो व्हाट आई विल डू कि न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही हैं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 15 जन या 16 जन, मैं आपको अपडेट कर दूँगा। और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आता है उनका मैं कटिंग आपको दे दूँगा, आप सिर्फ उसको पढ़ लेना। एक सेपरेट नोटबुक बनाना, आप उसको नोट डाउन कर लेना। आपका एक नोट वो साइड बाय साइड तैयार होता रहेगा, प्लस जो भी आप ईयरली पढ़ोगे, चाहे आप विजन का पढ़ो, आप इनसाइट का पढ़ो, कोई भी पढ़ो, एक वो हो जाएगा। प्लस जो न्यूज़पेपर की कटिंग में डालूंगा एक वो हो जाएगा। वहाँ पे न्यूज़पेपर की बात हम सिर्फ नहीं करेंगे, पीआईबी से भी जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे मैं उनको वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, जैसे टाइम मिलेगा, जैसी न्यूज़ आएगी उस बेसिस पे वहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहना उसका। सो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं ना जो आपको सही करनी पड़ेंगी। आप हर चीज़ कोचिंग पे नहीं डाल सकते हो कि कोचिंग ही आपको बना देगी, बिकॉज़ कोचिंग की भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कोचिंग कहीं ना कहीं हर चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। मान लो पीटी 365 की हम बात करते हैं, वही 300-400 पेज के आने लगे तो लोग उसको पढ़ना बंद कर देंगे। सो कोचिंग वालों को भी अपना बिज़नेस चलाना होता है, कोचिंग वालों को भी अपना सेल्स बढ़ाना होता है। दैट इज़ वाई जितना कॉम्पैक्ट हो सकता है वो उतना कॉम्पैक्ट मैगज़ीन को बनाते हैं। बट आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि हमको मैगज़ीन कवर करना है, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हमको करंट अफेयर कवर करना है। सो दिस इज़ द वे, एंड दिस इज़ द वे फॉरवर्ड जो आपको आगे करना है। आने वाले 1-2 दिनों में इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आपको प्री मेंस की तैयारी करनी है। आई विल प्रोवाइड यू अ प्रॉपर शेड्यूल कि आगे कैसे करना है, कैसे आपका एक रोड मैप होना चाहिए। नाउ द थर्ड वन इज़ सी सेट। जैसे मैंने ऊपर बोला कि सी सेट इज़ अ बैकडोर कट ऑफ, इट इज़ एक्टिंग एज अ बैकडोर कट ऑफ। तो आपको लगता है कि सी सेट आपका वीक है, आपको लगता है कि स्पेशली मैथ वीक है, तो सी सेट की प्रिपरेशन बहुत स्टार्ट से आप शुरू कर दो। बहुत स्टार्ट से मतलब ये नहीं कि आप जून जुलाई से करो, आई वुड से कि अक्टूबर से कर दो, आई वुड से कि नवंबर से कर दो। रोज़ 1 घंटा, हफ्ते में 2 घंटा देते रहोगे ना तो कम से कम जो मैथ का पोर्शन रहेगा वो स्ट्रांग होगा। बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन इज़ गेटिंग टू वेग, टू एम्बिगुअस। आंसर आते हुए भी आपको नहीं पता होगा कि यूपीएससी क्या आंसर देगी। सो व्हाट वी हैव टू डू कि जो शॉर्ट वाला पार्ट है, जो मैथ वाला पार्ट है, जो रीजनिंग वाला पार्ट है, वो हमारा सही रहे। हम जितना कॉम्प्रिहेंशन पे रिलाई करते जाएंगे उतना हमारा एम्बिग्विटी, उतना हमारा वेगनेस बढ़ते जाएगा। मैंने जो बोला है कि यूपीएससी क्या आंसर देगी, यूपीएससी कैसे आंसर देगी, किसी को नहीं पता होता, कितना वेरिएशन हो जाएगा किसी को नहीं पता होता। बट एटलीस्ट हमारा जो मैथ वाला पोर्शन है उसको हम रेडी किए रहेंगे, वहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो वेगनेस कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी। जितना ज़्यादा आप कॉम्प्रिहेंशन पे रिलाई करते रहोगे उतना ज़्यादा आपके मार्क्स में वेरिएशन आता रहेगा। नाउ यहाँ तक तो हम उनकी बात किए जिनको एग्ज़ाम देना है अगले साल। इसके बाद हम उनकी बात करते हैं जो ब्रेक लेना चाहते हैं या फिर जो इस साइकिल से बाहर निकलना चाहते हैं। देखो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये बात हमेशा याद रखना, वन गवर्नमेंट एग्ज़ाम शुड नॉट बी योर प्लान बी फॉर अनदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। कभी भी यू विल नॉट ट्रीट गवर्नमेंट एग्ज़ाम एज अ बैकअप फॉर अनदर। नो गवर्नमेंट एग्ज़ाम शुड बी अप्रोच एज अ फॉल बैक फॉर अनदर, because each government exam demands its own strategy. It shouldn't be treated as a plan B. Here B in plan B stand for be practical. आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो कि 4-5 साल आप यूपीएससी की तैयारी किए उसके बाद आपका प्लान बी जो है वो यूपी पीसीएस हो गया। बिकॉज यूपी पीसीएस में भी उतना ही कंपटीशन है जितना यूपीएससी में कंपटीशन है। इनफैक्ट कहीं कहीं तो वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन है, बिकॉज वहाँ सीटें कम आती हैं और कई बार एग्ज़ाम वहाँ पे रेगुलर भी नहीं होता। तो मल्टीपल चीज़ें स्टेट पीसीएस में ऐसी होती हैं जिससे आपको डील करना होता है। दैट इज़ वाई एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कभी भी प्लान भी दूसरा गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं हो सकता। ना देखो यहाँ 2-3 कैटेगरी के लोग आते हैं। मान लो आपका ये यूपीएससी का पहला अटैम्प्ट था,
दूसरा अटैम्प्ट था, तो आप दे सकते हो। इनफैक्ट आई वुड से कि 2-3 अटैम्प्ट ऐसा है जो आप दो ही यूपीएससी का। बट अटैम्प्ट देने का मतलब ये होता है कि आप सीरियसली अटैम्प्ट दो, सिर्फ जाके एग्ज़ाम दे देना, आप प्रीलिम्स की तैयारी किए जा रहे हो, मेंस का कुछ नहीं पता, तो इस तरीके से आप सिर्फ अटैम्प्ट वेस्ट नहीं कर रहे हो, अपना यूथ वेस्ट कर रहे हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जब हम ये बात करते हैं कि आप 2 अटैम्प्ट दो, 3 अटैम्प्ट दो, वहाँ पे हम सीरियस अटैम्प्ट की बात करते हैं, और तभी आप अपने आप को जज कर पाओगे। मैंने सब कुछ अपना दे दिया, मैंने सब कुछ लगा दिया कि यार चलो मैं 2 अटैम्प्ट दे दिया हूँ, जितना मुझसे हो सकता था मैंने कर दिया, तभी हम ये सोच सकते हैं ना कि क्या हमको आगे करना है। नहीं तो हमेशा हमको ये लगता रहेगा कि यार मैंने ये कर दिया होता तो ये हो जाता, वो कर दिया होता तो ये हो जाता। इस मेंटल ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। एंड दूसरी चीज़ ये कि हमारे अंदर एक होती है संक कॉस्ट फैलेसी। संक कॉस्ट फैलेसी ये होती है कि आपने 3 साल दे दिया, आपने 4 साल दे दिया, आपको लगता है कि यार मैंने 3-4 साल तो दे ही दिया, 1 साल और दे देता हूँ, 2 साल और दे देता हूँ। इस तरीके से क्या होता है ना, आप इस सर्कल में फंसे रह जाते हो। सो हियर आई वुड से कि जो आपका फ्यूचर पाथ है, आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। कुछ चीज़ें आपकी ये रहेंगी, कुछ प्लान भी आपका ये रहेगा, और कुछ ऑप्शन आपके पास इन एग्ज़ाम्स का है। ना देखो, ये जो प्लान भी है, ये स्पेशली उनके लिए जिनको जॉब चाहिए, जिनको है कि कुछ टाइम यूपीएससी से ब्रेक ले रहे हैं ताकि उनकी फाइनेंशियल नीड पूरी हो, उनके करियर में एक स्टेबिलिटी एंड डेवलप सम स्किल थ्रू यूपीएससी प्रिपरेशन या फिर अलॉन्ग विथ यूपीएससी प्रिपरेशन। आप हायर स्टडीज़ में जा सकते हो, चाहे एमबीए करो, यूजीसी नेट करो, एमटेक करो, जीमेट करो, मल्टीपल आपके पास ऑप्शन है। आप कुछ डिप्लोमा कोर्स करके, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करके प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशली मैंने पिछले कई सालों में देखा है लोगों को डेटा साइंस की तरफ जाते हुए। एआई सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद बहुत सी कंपनियां हैं, जैसे इफ़ आई कैन रिमेंबर करेक्टली, लास्ट ईयर ही मेरा एक फ्रेंड था जिसने एक्सेल डायनेमिक्स में ज्वाइन किया था एज अ डेटा साइंटिस्ट। सो कॉर्पोरेट में भी आप जा सकते हो, थोड़ा स्किल सेट डेवलप करना। इसके बाद पॉलिसी थिंक टैंक, पॉलिसी मेकिंग रिसर्च सेंटर में भी आप जा सकते हो, जैसे इंडिया फाउंडेशन हो गया, आईडीएफसी इंस्टीट्यूट हो गया, सीपीआर हो गया, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। ओआरएफ में भी काफ़ी पॉलिसी मेकिंग के लिए निकलता है। पब्लिक पॉलिसी सर्टिफिकेशन भी आप ले सकते हो, जैसे बेंगलोर में जो तक्षशिला इंस्टीट्यूशन है वहाँ से मिल जाता है, जो कि आपको आगे हेल्प करेगा। हम जैसे नीति आयोग की बात करते हैं, हम स्वनिधि इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, जहाँ पे ग्रास रूट गवर्नेंस की बात होती है, जहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नेंस की बात होती है, वहाँ पे आपको इस फील्ड से रिलेटेड सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप आगे करियर इसमें देख सकते हो। एंड नेक्स्ट वन इज़ टीचर मेंटोर। बहुत सी कोचिंग निकालती है, चाहे आप गाइडेंस की बात करो, आप मेंटोरशिप की बात करो, आपने एक प्रीलिम्स दिया है, आपने मेंस दिया है, उसकी बेसिस में बहुत सी कोचिंग्स में वैकेंसी निकलती रहती है। सो ये जो आपका प्लान है ना, इसके साथ साथ आप यूपीएससी दे सकते हो, और ये बहुत शॉर्ट टर्म प्लान है। शॉर्ट टर्म इन द सेंस कि आप बहुत जल्दी अचीव कर लोगे। आप 5-6 महीना, 8 महीना एक कोई कोर्स करो, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है ना, यहाँ बहुत आराम से आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। बट इसके बाद जो ये प्लान है, ये प्रॉपर आपका टाइम मांगते हैं, आपकी एनर्जी मांगते हैं। जितनी मेहनत आप यूपीएससी में करते हो, उसी के बराबर आपको स्टेट पीसीएस निकालने के लिए भी करना पड़ेगा। वही डेडिकेशन आपको चाहिए होगी वहाँ पे, बिकॉज कंपटीशन वहाँ भी बहुत टफ होता है। वहाँ भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि 6 साल 7 साल से लगे हुए हैं। सो देखो, फेलियर या फिर एंड बिल्कुल नहीं है, ये प्लान भी आपके पास बहुत है। और मान लो 6 अटैम्प्ट होता है, 6 अटैम्प्ट में हम ये मान लेते हैं, मान लो 50 लाख लोग एग्ज़ाम दिए हैं। 50 लाख लोगों में हर साल हम ये मान के चलते हैं कि 1000 वैकेंसी आती है, तो 6 साल में 6000 लोग ही सिलेक्ट होंगे ना। बाकी के जो बच्चे हैं वो ऐसा नहीं कि लाइफ और करियर में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी जगह पे लोग हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इट्स जस्ट डैट कि आप इस फील्ड में हो, इस सर्कल में हो, तो आप इसके बाहर कुछ देखते नहीं हो, इसके बाहर कुछ सुनते नहीं हो। एक बार यहाँ से बाहर निकलने के बाद मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आपके पास होती हैं ना। देखो, प्लान बी में काफ़ी लोग बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। व्हाट आई विल डू ना कि जैसे मेरा फ्रेंड डेटा साइंटिस्ट में सेलेक्ट हुआ है, और भी काफ़ी लोग मैंने पिछले 4-5 सालों में देखा है जिन्होंने प्लान बी ऑप्ट किया है। मैं कोशिश करूँगा कि उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लाऊँ, एंड दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंस कि कैसे आगे करना है, क्या करना है। मैं आपके साथ हमेशा हूँ, चाहे आप इस फील्ड में हो ना हो, आपको एग्ज़ाम देना ना देना, आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू। स्टार्टिंग में इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि आप मुझे एज अ मेंटर, एज अ गाइड, एज अ टीचर मत देखो। मैं यहाँ आपसे एज अ बड़ा भाई बात करने आया हूँ, क्योंकि बड़े भाई का साथ आपके साथ लाइफ टाइम रहता है, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, इस फील्ड में हो या फिर इस फील्ड में नहीं हो। सो ऑल द बेस्ट। हम आगे फिर मिलेंगे, आगे बात करेंगे, जिनको अटेम्प्ट देना है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे का प्लान करना है, हम सब चीज़ों की बात बहुत डिटेल में करेंगे, एक एक करके करेंगे। एंड जिनको थोड़ा टाइम चाहिए, जो थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, वो डेफिनेटली अपना टाइम लें, एंड यू कैन ऑलवेज़ रीच आउट टू मी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।